धन्यवाद मैम। सेहत की वजह से आपने अपना वक्तव्य संक्षिप्त कर दिया और ये तरीके से सुविधाजनक स्थिति हो गई। मैं इस सत्र के अंतिम कड़ी के रूप में इस सत्र का अध्यक्षीय वक्तव्य देने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप आए और अपना वक्तव्य। धन्यवाद शिवदत्ता। इस दूसरे दिन के प्रथम सत्र में मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, मंच के सम्मुख बैठे हुए विषय विशेषज्ञों तथा महाविद्यालय के सभी छात्र और छात्राएं, सबको सादर प्रणाम निवेदन करता हूं। अब मेरे सामने दो वर्ग हैं। एक सामने वाला वर्ग है कि जो विषय के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, और एक वो वर्ग है कि जो विषय के बारे में पूरा अनाभिज्ञ है। क्या फिल्मांकन होता है और क्या रूपांतरण होता है, हमें तो कुछ पता नहीं भाई। हम केवल फिल्म को देखते हैं और साहित्य को कभी कभी समय मिला तो पढ़ते हैं। दो शब्द के बारे में हमें केवल ज्ञान है, दो संकल्पनाएं क्या है इसके बारे में हमें बहुत कुछ ज्ञान नहीं, और उनकी अपनी दुनिया भी अलग है। क्योंकि वो भौतिक रूप से बैठे तो यहाँ है, लेकिन मानसिक दृष्टि से कहाँ तैर रहे हैं उनको ही पता नहीं होगा। अब ऐसे स्थिति में बोला किसके लिए जाए? ये मेरे सामने धर्म संकट है, लेकिन दोनों वर्ग को समाते हुए कुछ चीजें आपके सम्मुख रखना मैं आवश्यक मानूंगा। देखिए, साहित्य और सिनेमा ये दोनों हमारे वर्तमान जीवन के अविभाज्य अंग है। इन दोनों से मनुष्य जीवन, समाज जीवन अत्यंत प्रभावित हुआ है और प्रायः होता रहा है, और आगे भी भविष्य में निरंतर होता रहने वाला है। और इसलिए इसकी ओर हम में से कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता, या आपकी भाषा में कहूं तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा मानक हिंदी सुनने से अच्छा अंग्रेजी मिश्रित हिंदी, बम्बईया हिंदी में अगर बात करेंगे तो वो शायद आप तक पहुंचेगी। और इसलिए मुझ जैसे व्यक्ति को कभी कभी प्रश्न पड़ता है कि इनमें से प्रभावी माध्यम कौन सा है, साहित्य है या सिनेमा है। और इन दोनों के बारे में मैं जब सोचता हूं तो देखो, एक समय था मित्रों कि उत्कृष्ट साहित्य कृतियों पर सिनेमा बनता था, उनका फिल्मांकन होता था, और उन तमाम साहित्य कृतियों को कि जो कालजयी सिद्ध हुई, या जो हर काल में अपनी प्रासंगिकता रखती है, हर समय की समस्या से उबरने के उपाय हम उस साहित्य कृति में से ढूंढ सकते हैं। ऐसे साहित्य कृतियों को शुरू में फिल्मों के लिए चयनित किया गया और उन पर फिल्में बनाई गई, उनका रूपांतरण किया गया। अब एक दौर ऐसा भी इन दिनों मुझ जैसा व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि एक समय साहित्य पर आधारित फिल्में बनती थी, अब फिल्म के आधार पर भी साहित्य रचा जा रहा है। ये बड़ा सोचने का विषय है।
मतलब फिल्मों के आधार पर भी साहित्य रचा जाता है, या फिल्म की यात्रा की तरह, या फिल्म से प्रभावित होकर साहित्य सृजन की भी कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और ये सही है कि आज की दुनिया में साहित्य से प्रभावी माध्यम के रूप में हम सिनेमा की ओर देखते रहे हैं, क्योंकि सिनेमा जो है वो दृश्य श्राव्य माध्यम के रूप में जाना और पहचाना जाता है, जो देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, और जो अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जिनको भाषा का ज्ञान तक नहीं है, ऐसे लोग वही फिल्म देखकर उससे कुछ पा सकते हैं। आप भले ही कुछ पाए या ना पाए, लेकिन मनोरंजन तो उनका हो सकता है, आनंद की अनुभूति तो वो कम से कम ले ही सकते हैं। और इसीलिए फिल्म इन दिनों बहुत बार मुझ जैसे या बहुत बड़े शिक्षाविदों को भी कभी कभी ऐसे लगता था कि अब हमने हमारी कहानियों को, कविताओं को अध्यापन कौशल के माध्यम से युवा पीढ़ी को समझाने के बदले अगर हम उनको टेलीविजन के माध्यम से समझाएंगे, टेली फिल्मों के माध्यम से समझाएंगे, कार्टून के माध्यम से समझाएंगे, तो हो सकता है वो और अधिक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपको पता है कि नई पीढ़ी को पौराणिक ज्ञान देने में, ऐतिहासिक ज्ञान देने में जो कार्टून बने हैं, छोटा भीम या जंगल टूल्स वगैरह, उनके जरिए क्यों ना हो, लेकिन उनको वो पूरा ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और पढ़ लिख कर वो नहीं प्राप्त करते, सुनकर नहीं प्राप्त करते। और इसीलिए मित्रों, ये जो रूपांतरण का जो विधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भी। और आने वाले दिनों में अगर हमें कोई संदेश देना है, कोई मैसेज अगर हमको समाज को देना है, तो इन फिल्मों के माध्यम से हम वो दे सकते हैं, क्योंकि साहित्य कृति की अपनी एक मर्यादा है। साहित्य कृति वही पढ़ सकता है जिनको पढ़ना लिखना आता है। अच्छा, जिनको पढ़ना लिखना आता है, उनकी समझ अगर सीमित है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी साहित्य कृतियों के उद्देश्य को 100% ग्रहण नहीं कर पाता। उसमें भाषिक ज्ञान की मर्यादा है, उसमें व्यक्तिगत ज्ञान की मर्यादा है। लेकिन फिल्मों में ये सारी मर्यादाएं जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और आपने देखा होगा कि 300-350 पृष्ठ की कादंबरी को या उपन्यास को महज 45 मिनट के फिल्म में परिवर्तित करके बहुत अच्छी तरह से युवा वर्ग के सामने परोसा जाता है, और उसकी संप्रेषणीयता जो है वह 100% बढ़ जाती है। फॉर्मेट जब बदल जाता है मित्रों, तो फॉर्मेट बदलने के साथ देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। प्रेम की व्याख्या, प्रेम क्या होता है, यह कहने के लिए अगर आप किसी आलोचक को मंच पर खड़ा करेंगे तो वो 3 घंटे व्याख्यान देगा। ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, इस तरह से जाता है, कुछ कुछ तो होता है। हाँ, 3 घंटे व्याख्यान देगा। किसी वैज्ञानिक को अगर खड़ा करेंगे तो वो उसकी साइंटिफिक प्रक्रिया बताएगा कि शरीर में कौन कौन से हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं, क्या क्या बदलाव होता है वगैरह। लेकिन इसी बात को सिनेमा में या गीतों में बहुत संक्षिप्त पद्धति से और बहुत ही कम शब्दों में, जिसको हम गागर में सागर भरना कहते हैं, उस पद्धति से कहा जाता है।
मैं एक गीत सुन रहा था जिसमें प्रेम की व्याख्या की गई। फिल्मी गीत है। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहां से होती है, या किसने इसे पैदा, खत्म कहां पे होती है। देखो, मोहब्बत का नाम सुनते ही विभूतेश्वर ये वर्ग बिल्कुल हर्षोल्लासित हो गया। अब देखिए, पहले पंक्ति में प्रश्न है और कितनी सुंदर व्याख्या। मुझे नहीं लगता कि कोई भी साहित्यकार इतने उत्कृष्ट शब्दों में प्रेम की व्याख्या करेगा कि मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहां से होती है, या किसने इसे पैदा, खत्म कहां पे होती है। दूसरे पंक्ति में प्रेमिका जवाब देती है, मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आंखों से होती है, या दिल ने इसे पैदा, खत्म सांसों पे होती है। अब आप कल माध्यम बदलने के बाद संप्रेषण कितना बड़ा। भाई, साहित्य लिखने का उद्देश्य वही है ना कि लोगों तक पहुंचे। तो हमारे ये ध्यान में आ गया कि फिल्मांकन से हम अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपने हमारे हिंदी फिल्मों का इतिहास अगर देखा उठाकर, तो उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो है, आज मैं जब देश विदेश में जाता हूं, हाल ही में हम फिजी सम्मेलन में गए थे, तो उसमें 80% से ज्यादा विदेश में रहने वाले लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हिंदी को सिनेमा के माध्यम से सीखा है। आज वहां हमारे गाने जो है वो इतने लोकप्रिय है देश विदेश में कि मेरे यहाँ विभूतेश्वर 100 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनको बाकी कुछ नहीं आता, लेकिन गाने इतने आते हैं, तो हम उनको पढ़ाने के लिए गाने का सहारा लेते हैं। हमें उनको अगर अंक पढ़ाना है ना, तो हम उनको वो आंखें का गीत पढ़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस क्रम में वो अंक सीख जाते हैं। और अभी मैं यहाँ फिजी में गया था, तो वहाँ जापान के एक बहुत अच्छे विद्वान है, मेरा जूता है जापानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वगैरह। तो उन्होंने गानों के माध्यम से हम उनको दिशाओं का ज्ञान देते हैं, गानों के माध्यम से हम उनको पदार्थों का ज्ञान देते हैं, और माध्यम बदलने से देखो कितना बदलाव होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि यह जो विषय हम चर्चा के लिए तोंडे जी ने रखा है, वो दूरगामी परिणाम करने वाला है। प्रासंगिक तो है ही, क्योंकि पिछले 25 वर्षों में जो फिल्में आई हैं, आप जरा गौर कीजिएगा कि उन फिल्मों ने समाज में एक समाज का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। भाई, दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप उस वस्तु की ओर, उस पदार्थ की ओर, उस व्यक्ति की ओर देखते कैसे हो, ये महत्वपूर्ण है ना। किस उद्देश्य से देखते हो। और बहुत बार कहा जाता है कि सफल जीवन जीने के लिए आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। कई सारी फिल्में इन दिनों आई कि जिन्होंने दिव्यांगों के प्रति समाज का देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर दिया। आमिर खान की उस फिल्म का नाम, वो भी साहित्य कृति पर ही बनी हुई है। अब मैं टू दी पॉइंट, तारे जमीन पर, मेरे से आपका ज्ञान ज्यादा अच्छा है कि दिव्यांग की ओर हम किस दृष्टि से देखें, उनको कैसे हैंडल करें। ये कोई भी साहित्य कृति पढ़कर इतनी आसानी से या इतनी तन्मयता के साथ
नहीं समझ पाता जितना कि उन्होंने उस फिल्म के माध्यम से बताया है। देखिए, साहित्यकार जब साहित्य कृति लिखता है तो वो विवेचन शैली को, विश्लेषणात्मक शैली को अपनाता है, क्योंकि उसके सामने श्रोता नहीं होता है, उसके सामने जो पाठक होता है वो उसको मानकर चलता है, और इसलिए उसको लिखते समय उन सारी चीजों का उल्लेख अपने साहित्य कृति में करना पड़ता है। जैसे मैं सुबह उठा, फिर मैंने ये किया, मेरे कमरे की स्थिति क्या थी, कहाँ मेज रखी हुई थी, कहाँ, ये उसको शब्दों में बयान करना है, और इसलिए उस घर के चित्रण को चित्रित करने के लिए वो कम से कम 5-10 पृष्ठ खर्च करता है। कितने? 5-10 पृष्ठ खर्च करता है। लेकिन वही जब फिल्म में आता है तो 2 सेकंड में वो कैमरा घुमाता है और घर दिखा देता है। ये टेक्नोलॉजी है। और इसीलिए मित्रों, जब आप रूपांतरण करते हैं तो रूपांतरण करते समय आपको टेक्नोलॉजी का सहारा जो है वो बहुत लेना पड़ता है। रही बात कथ्य की, उद्देश्य की, बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो कृतियों में नहीं होती है लेकिन फिल्मों में वो पॉपुलर हो जाती है। जैसे कि विपुल जी ने कहा, चाटे जी ने कहा कि साहित्य कृति में जब संवाद लिखे जाते हैं तो वह संवाद तुलना में बड़े होते हैं, व्यापक होते हैं, दीर्घ होते हैं। अब ऐसे संवाद अगर आप फिल्मों में लेकर चलेंगे रूपांतरण करने के बाद, तो वो फिल्म तो फ्लॉप हो जाएगी। फिल्मों में संवाद से ज्यादा, संवाद में एक तो गतिशीलता चाहिए, संक्षिप्तता चाहिए, बोधात्मकता चाहिए, और वो कैची होनी चाहिए, है ना। अगर वो नहीं है, क्योंकि फिल्मों में प्रसंग को बहुत महत्व होता है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। फिल्मों में कैसे श्रोता के मानसिकता को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाती है। एक समय मेरे लिए भी कमी है, मैंने बहुत लोगों का खाया है, कल भी खाया था, आज भी खाया है, इसलिए चाटे जी मुझे गालियां देते होंगे कि सर मेरी सत्र में क्यों आ गए। देखिए, एक प्रसंग फिल्म में दिखाया जा रहा है। चित्र ऐसा है कि नायिका जो है वो नदी में नहाने के लिए जा रही है, और वो जैसे जैसे पानी में जाती है एक एक कपड़ा उतार कर चली जाती है। देखो, उधर तो इतनी जिज्ञासा बड़ी है कि अब क्या होगा, क्योंकि इसी जिज्ञासा को दिग्दर्शक जो है वो पकड़ता है आपको, और इसलिए हर फिल्म में एक एटम सॉन्ग डालता है जो साहित्य कृति में नहीं होता है। तो विभूतेश्वर उस फिल्म का प्रसंग ऐसा है कि एक दिन हम गए तो वो टिकट बेचने वाला बड़ा असमंजस में पड़ गया। बोले फिल्म तो बिल्कुल फ्लॉप है, लेकिन एक बंदा था कि जो लगातार 8 दिन से उसी फिल्म को देख रहा है। अब उसको लगा कि भाई कोई फिल्म नहीं देख रहा है, और ये बंदा है कि 8 दिन से सुबह मॉर्निंग का शो, 3 से 6 का भी शो, और 9 से 12 का भी शो, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगभग 10 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस टिकट बेचने वाले से रहा ही नहीं गया। बोले भाई साहब, फिल्म तो बहुत फ्लॉप है, आप क्यों इसको बार बार देख रहे हैं? तो उसने बताया, बोले फिल्म में एक दृश्य है, और वो दृश्य क्या है कि नायिका जो है वो गंगा में, नदी में नहाने के लिए जा रही है, और जैसे जैसे वो पानी में जाती है एक एक कपड़ा जो है वो उतारती है, और जब अंतिम कपड़ा उतारती है तो बीच में ट्रेन आ जाती है। अब आप आगे देखिए सर, वो बोले ट्रेन एक बार समय पर आएगी, 2 बार समय पर आएगी, कभी तो लेट होगी। और इसलिए मैं बार बार फिल्म को देख रहा हूं।
तो ये क्या है? ये फिल्म में ये कलात्मकता है। अब उस समय में थोड़ी बहुत मर्यादाओं का ध्यान रखा जाता था। अब पोर्नोग्राफी का जमाना है। अब तो ये लोग जो है वो उस आयु में जो नहीं देखना चाहिए वो फिल्मों के माध्यम से देख रहे हैं, और ये भी बड़ा डरावना है और चिंताजनक है। ये हमारी कल्चर नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म में ये सारे जब रूपांतरण हम करते हैं तो फिल्म में क्लाइमेक्स को ज्यादा महत्व होता है, फ्लैशबैक शैली को ज्यादा महत्व होता है, जिसको हम साहित्य में पूर्वदीप की शैली कहते हैं। अगर एक आध फिल्म का पहला प्रसंग जिसमें फ्लैशबैक का वर्णन है वो आपने नहीं देखा और फिर 10 मिनट लेट जाने के बाद आप कितना भी आकलन करने की कोशिश करेंगे तो वो फिल्म आपको ध्यान में नहीं आएगी। तो कहने का मेरा मतलब इतना ही है कि जब भी किसी साहित्य कृति को का हम फिल्मांकन करते हैं या नाट्य रूपांतरण करते हैं या कहानी का हम काव्य रूपांतरण करते हैं, ये सारा विधा का परिवर्तन जो है उसको रूपांतरण कहा जाता है। और इसमें साहित्य कृति को जब हम फिल्मों में परिवर्तित करते हैं तो वो सारी तमाम चीजें जो साहित्यकार ने कहानियों में चित्रित की है, मार्केटिंग के हिसाब से दिग्दर्शक उसमें काफी बदलाव करता है। कल उदय प्रकाश जी का आपने भाषण सुना होगा, उनकी कई सारी कहानियों पर फिल्में बनी है और बहुत बार उनसे दिग्दर्शक से उनकी बहस भी होती है कि भाई उन चीजों को फिल्म बनाते समय उसमें डाला जाता है कि जो कहानियों में उल्लेखित नहीं है। जैसे टाटे जी ने कहा कि भाई उसका इस शहर का वर्णन है और उसने अमृतसर का वर्णन है और ये मुंबई दिखा रहा है, तो मैच नहीं होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि जब भी हम इस तरह से फिल्मांकन करते हैं तो ये कला हम सबको आनी चाहिए और उससे प्रभावात्मकता जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। उससे साहित्य के प्रति जो उसका जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे हम साध्य कर पाते हैं। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे भी जाना है और इसलिए बहुत अधिक लंबा समय मैं आपका नहीं लूंगा। और ऐसा ये अध्यापक ही कहता है, और जब ये ऐसा कहता है तब आपने मान लेना चाहिए कि ये लंबा समय लेगा। लेकिन खैर 12:15 हो गए हैं, मुझे आगे अहमदाबाद जाना है। आपने मुझे बुलाया और यहाँ बोलने का अवसर दिया। अभी कुछ छात्रों को प्रमाण पत्र भी देने हैं तो उसमें और 4-5 मिनट चले जाएंगे। लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये जो संगोष्ठी यहाँ आयोजित की गई है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के जो मूल उद्देश्य है उन मूल उद्देश्य को सार्थक करने में ये संगोष्ठी अपनी सफल भूमिका जो है वह अदा कर रही है, क्योंकि यही केंद्रीय हिंदी निदेशालय का उद्देश्य है कि हिंदुस्तान प्रदेशों में जाकर हिंदी के साहित्य के प्रति चर्चा करें। और आपने देखा अलग अलग शहरों से लोग आए हैं, कोई गुजरात से आया है, कोई सागर से आया है, कोई दिल्ली से आया है। तो इस बहाने जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में जो चल रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी यहाँ मिल रही है। और मैं आशा करता हूँ कि शेष दिनों में भी ये श्रृंखला आप ऐसी ही चलती रहेंगे। हमारे चाटे जी को बहुत कुछ बोलना था लेकिन वो बोल नहीं पाए, तो इनके लिए एक खास महफिल सजाई जाए कि जो मतलब जिसके लिए समय की सीमा ना हो। और ये सही है कि भाई जब आदमी इससे दूर आता है तो समय नहीं मिला तो नाराज हो जाता है, लेकिन देना चाहिए और इसलिए आगे ये सिलसिला जरूर आप कायम रखेंगे। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और जाते जाते केवल इतना ही कहता हूँ कि आप दोस्तों के लिए कहता हूँ, छात्रों के लिए कहता हूँ कि आगे भविष्य में आपको बहुत कुछ करना है और बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि संघर्ष आपको करना है और संघर्ष करने के बाद ही आपको मिलने वाला है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किए बिना कोई काम आसान नहीं होता, सहे बिना कोई इंसान महान नहीं होता, गांठ बांध लो उत्थान साधना ही मार्ग है, तपस्या किए बिना कोई भगवान नहीं होता।
मतलब भगवान को भी भगवान का पद प्राप्त करना है तो तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। और साधना करना मतलब क्या? किसी साधना नामक लड़की से ब्याह करना नहीं। तो साधना करना मतलब तपस्या करना, और तपस्या करना मतलब क्या? जंगल में जाकर केवल राम राम भजना नहीं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह 20 घंटे 18 घंटे दिन में पढ़ाई करना, यही आपकी समस्या है, यही आपकी तपस्या है। और इसीलिए ऐसी तपस्या आप करेंगे तभी जाकर आप अपने माँ बाप को विश्वास देंगे कि हाँ, मैं भी आपके विश्वासघातकता पर खरा उतरूंगा। और इसके लिए आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। बहुत बार कहा जाता है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम हिंदुस्तान के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगी, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन हर समस्या का हल होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और दोनों मित्रों के प्रति सर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। टोले सर तो हमारे मित्र अनुज रहे ही है, लेकिन विभूति सर के सानिध्य में कल ही से उनका परिचय हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सदियों पुरानी दोस्ती है और उस दोस्ती को हम आगे कायम रखेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाकर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। साहित्य में अनुभूति का सौंदर्य निहित होता है, सिनेमा में अभिव्यक्ति का सौंदर्य निहित होता है, और साहित्य और सिनेमा दोनों में भी एक संप्रेक्षणीयता निहित होती है। और इसके प्रभाव जनमानस पर पड़ते हैं, इससे एक नई संस्कृति का निर्माण होता है। और नई संस्कृति के निर्माण में आपका ये व्याख्यान विशेष रूप से सार्थकता ग्रहण करेगा और नई उम्मीदों की ओर इन नई पीढ़ी को ले जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम अनुरोध अध्यक्ष महोदय से करता हूँ कि वे कुछ छात्रों को प्रमाण पत्र दे। मैं सबके नाम लूंगा, वे बच्चे सामने आएंगे। निधि कनौजिया, सीमा कश्यप, रितिका जरट, रिद्धि जरट, घरत, साक्षी घरत, सना पठान, रुशाली ढोंडे, अक्षय जाधव, नीलम वाडेकर, जानवी कांबळे, प्रणाली संतोष, विजय रोकडे, मयुरी वसुदेव, सेलेना, अंजलि गुप्ता, शिवानी शर्मा, स्वेन सेकुरिया, अनुप यादव, अनुपमा विश्वल, अक्षता तलवार, कल्पिता दलवी, आलिसन लेमन, मुस्तकीम, ऋतुजा, प्रीति, यूसुफ कश्यप, यश विलास और विवेक वर्मा। इस फोटो सेशन के बाद हमारा ये जो सत्र है वो वीडियो चालू रहेगा, वो जारी रहेगा। उसमें कुछ आलेख पढ़े जाएंगे।
यह सत्र यहाँ पर समाप्त होगा और इसके बाद दूसरे सत्र में शोधालेख पढ़े जाएंगे। इसी के साथ इस तृतीय सत्र के इस सत्र में जो डॉक्टर गंगाधर काटे जी को जो इस सत्र में जो गंगाधर काटे जी का अधूरा वक्तव्य रह गया था